सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए होम लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं कक्षा 11 में आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। उस अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र विषय में हम 9वां पाठ पढ़ रहे हैं। हमने आखिर में राष्ट्रीय आय को मापने की जो पद्धतियाँ 3 है, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और खर्च पद्धति जो है, उनमें से हमने पहली पद्धति देखी। अब उसमें और आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों, आप इसको YouTube पर भी सब्सक्राइब करके, लाइक करके देख सकते हो। बच्चों, अपनी जो किताब है वो भी अपने पास रखना और उसमें देखते भी रहना। देखते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की दूसरी पद्धति यानी कि आय पद्धति। राष्ट्रीय आय मापने के लिए आय की पद्धति प्रोफेसर पिगू की परिभाषा पर से विकसित की गई है, जबकि उत्पादन पद्धति जो थी वो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। वर्ष दौरान देश के नागरिक और सरकार जो आय प्राप्त करते हैं उसका योग करने से राष्ट्रीय आय जान सकते हैं। राष्ट्रीय आय मापने की आय पद्धति में उत्पादन के 4 साधन यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक होता है। उन चारों साधनों को मुआवजे में भाड़ा, ब्याज, वेतन और मुनाफा मिलता है। इस योग में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाता है और अपने देश में उपयोग में लाए गए विदेशी साधनों को जो भाड़ा, ब्याज, वेतन एवं मुनाफा चुकाया जाता है, भुगतान किया जाता है, उसे घटा दिया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण बातें। आय पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. साधनों की आय गिनना। उत्पादन के साधनों से प्राप्त आय को निम्न प्रकार से गणना में लिया जाता है। 1. भाड़ा की आय। भूमि, मकान इत्यादि का जो भाड़ा मिलता है तो उसे आय के रूप में गिना जाता है। अपने मकान में रहते हो तो भी उन्हें भाड़े की आय प्राप्त होती है, ऐसा मानना आरोपित भाड़ा गिना जाता है। हमने आगे भी आरोपित भाड़ा को देखा था दोस्तों। आरोपित भाड़ा अर्थात अपने मकान को दूसरे को भाड़े पर देना और बदले में जो अपने को आय प्राप्त होती है उसे हम आरोपित भाड़ा कहेंगे। पुस्तकों के कॉपीराइट्स और पेटेंट जैसे अधिकारों के कारण प्राप्त आय को गिना जाता है। 2. ब्याज की आय। लोगों के वर्ष दौरान पूंजी पर जो ब्याज मिलता है उसकी गणना होती है, परंतु सरकार की तरफ से प्राप्त ब्याज को नहीं गिना जाता, क्योंकि सरकार कर द्वारा आय प्राप्त करती है और ब्याज के रूप में मुद्रा अपने को चुकाती है, इसीलिए सिर्फ मुद्रा का ही आवागमन होता है। तीसरी बात, वेतन की आय। श्रमिकों को वर्ष दौरान उनके कार्य के बदले में जो वेतन और मजदूरी प्राप्त होती है उसे गिना जाता है। 4. मुनाफे की आय। निवेशकर्ता और नियोजकों को जो मुनाफा और लाभांश यानी कि डिविडेंड रूपी आय प्राप्त होती है उसे गिना जाता है। कंपनियों का आरक्षित लाभ और उस पर चुकाए गए करों का भी समावेश होता है। दूसरी महत्वपूर्ण मुख्य बात है और वो है गणना में न ली जाने वाली आय। पहले हमने देखा दोस्तों गणना में ली जाने वाली आय और अब बताया गया है गणना में न ली जाने वाली आय।
राष्ट्रीय आय मापने की आय पद्धति में बख्शिश, इनाम, भेंट, लूट की आय, चोरी, बेकारी भत्ता की आय, वृद्धावस्था में प्राप्त सरकारी सहायता की आय, लॉटरी की आय इत्यादि को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं लिया जाता। तीसरी बात, सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा दिया जाता है। चौथी बात, विदेशों की शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। पांचवी बात, उपयोगी माल के सौदे में से प्राप्त कमीशन या दलाली की आय गिनी जाती है। छठी बात, जिस आय से अर्थतंत्र में वस्तु और सेवा के उत्पादन का प्रवाह जारी हो, जिससे अर्थतंत्र में वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य में वृद्धि होती हो, ऐसी आय को गिना जाता है। सातवीं बात, सेकंड हैंड वस्तु की आय का समावेश नहीं होता, जैसे कि मोबाइल का नया मॉडल के बदले में आने वाला पुराना मॉडल के विक्रय से जो आय प्राप्त हो उसे नहीं गिना जाता। तो दोस्तों, ये थी आय पद्धति की महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय को मापने की तीसरी पद्धति, और वो है खर्च पद्धति। प्रोफेसर फिशर की परिभाषा पर से यह पद्धति विकसित की गई है। ये जो परिभाषा दोस्तों है वो प्रोफेसर फिशर ने दी है। वर्ष दौरान व्यक्तियों, परिवारों, इकाइयों और सरकार चीज वस्तुओं और सेवाओं पर जो मुद्रा खर्च करती है उसका योग करके राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। इस पद्धति में आय बराबर खर्च की धारणा प्रेरित है। खर्च की पद्धति में एक वित्तीय वर्ष दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी के पीछे जो खर्च होता है उसका समावेश किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष दौरान कुल खर्च यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना होता है। उसकी महत्वपूर्ण बातें, खर्च की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें पहली है, मौद्रिक खर्च के 4 घटक है। एक, उपयोग खर्च। नागरिक, परिवार, धंधा की एपीडी द्वारा उपयोग वस्तुओं के पीछे जो खर्च किया जाता है उसे गणना में लिया जाता है। यानी कि जो नागरिक है वो बाजार में से जो भी चीज वस्तुएं लेते हैं तो बदले में पैसा देते हैं, तो वो जो पैसा देते हैं तो उनके लिए वो खर्च है, तो वो उस खर्च को यहाँ पर गिना जाता है। टीवी, स्कूटर, कार जैसी टिकाऊ वस्तुएं, अनाज, फल, सब्जी जैसी नाशवंत वस्तुएं और शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, दूरसंचार जैसी सेवाओं के पीछे होने वाले खर्च का समावेश होता है। दूसरी बात, पूंजी निवेश खर्च। नागरिक, परिवार, धंधा की यह पीढ़ी जो पूंजी निवेश खर्च करती है उसकी गणना की जाती है। कारखाने की बिल्डिंग, प्लांट, यंत्र, सामग्री, व्यवसाय के लिए आवश्यक वस्तुओं, साधनों पर किए गए खर्च को पूंजी निवेश खर्च के रूप में जाना जाता है। यदि आप बाजार में से यंत्र खरीदते हैं तो उसके पीछे जो आपने खर्च किया है उसको हम पूंजी निवेश खर्च कहेंगे। तीसरी बात है सरकारी खर्च। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार इत्यादि का उपभोग खर्च, पूंजी निवेश खर्च, प्रशासनिक खर्च इत्यादि का समावेश होता है। चौथी बात, शुद्ध निर्यात खर्च। देश के नागरिकों का विदेशी वस्तुओं के आयात के पीछे किया गया खर्च ये देश का खर्च है, और अपनी निर्यात ये विदेश के नागरिकों का अपनी वस्तुओं के पीछे किया गया खर्च है। इसलिए इन दोनों के बीच का अंतर ये ही शुद्ध निर्यात है।
जिसका समावेश राष्ट्रीय आय में होता है। संक्षेप में कुल राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग खर्च प्लस पूंजी निवेश खर्च प्लस सरकारी खर्च प्लस शुद्ध निर्यात खर्च। दूसरी महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय आय में न गिने जाने वाले खर्च। खर्च की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ खर्चों को गिना नहीं जाता, जैसे कि सेकंड हैंड जो वस्तु है या उसकी खरीदी है, उस खरीदी पर किया गया खर्च को गिना नहीं जाता। आवागमन का खर्च यानी कि बदला भुगतान इत्यादि को गिना नहीं जाता। दोस्तों, यहाँ पर एक मार्क में यह सवाल पूछा जाता है, बदला भुगतान या आवागमन खर्च अर्थात क्या? तो यहाँ पर उसका मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ। आवागमन खर्च में पेंशन, बेकारी भत्ता, विधवाओं को दी जाने वाली सहायता इत्यादि का समावेश होता है। इन सभी को बदला भुगतान कहते हैं या आवागमन खर्च कहते हैं। पुराने शेयर खरीदने का खर्च, अंतरिम उपभोग यानी कि अंतिम उपभोग की वस्तुओं का खर्च राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता। कुछ खर्च वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हुए बिना ही होता है, उसमें सिर्फ मुद्रा का ही आवागमन होता है। सब्सिडी जैसे खर्च को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता। तीसरा है राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न कठिनाइयाँ। व्यक्तियों के खर्च का आधारभूत आंकड़ा नहीं मिलता। जिससे इस पद्धति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुश्किलें पैदा होती है। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं इसको। आरव नाम का एक उद्योगपति है। उसके अकाउंटेंट मिलाप को वो 30,000 वेतन देता है और वह 30,000 को खर्च के रूप में गिनता है। अकाउंटेंट मिलाप अपने घर में साफ सफाई हेतु खुशबू को रुपया 3,000 देता है और उसी खर्च के रूप में गिनता है, तो वास्तव में खर्च कितना होगा? 30,000 या 30,000 प्लस 3,000 33,000। इस प्रकार खर्च में भी दोहरी गणना होती है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु ऊपर की पद्धतियों में से देश कोई भी एक पद्धति अपना सकता है। अगर प्राप्त जानकारी और आंकड़े सही होंगे तो किसी भी पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना एक समान ही आएगी। परंतु प्रत्येक पद्धति में कुछ न कुछ कमियां तो है, जिससे यह कह सकते हैं कि ये पद्धतियां परस्पर एक दूसरे की पूरक है। उदाहरण स्वरूप उत्पादन पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना करके खर्च पद्धति द्वारा उसकी सच्चाई की जांच भी कर सकते हो। भारत जैसी विकासशील देशों के लिए उत्पादन पद्धति तो अमेरिका और रशिया जैसे देशों के लिए आय पद्धति एवं खर्च पद्धति अनुकूल है। तो दोस्तों, हमने ये राष्ट्रीय आय की मापने की पद्धति 3 देखी। बस आज के दिन के लिए इतना ही। अस्तु।